असम क्लास। आज हम हेल्थ साइकोलॉजी का 5th चैप्टर पढ़ेंगे जो है इंट्रोडक्शन टू लाइफ स्पेन हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर लाइफ स्पेन मतलब हमारी बर्थ से लेकर डेथ तक हेल्थ क्या रोल प्ले करती है और उसके उनको हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए कौन से बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सोशल फैक्टर्स होते हैं जो हमें हेल्दी बिहेवियर रखने में मदद देते हैं। और इसमें हेल्थ साइकोलॉजी में इसका क्या रोल होता है वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन हेल्थ साइकोलॉजी होती है ना, उसके अंदर लाइफ स्पेन की अगर हम बात करें तो वो एग्जामिन करती है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स को जो इंटरेक्ट करते हैं हेल्थ आउटकम्स के अंदर कि हमारे कितने कंसेप्शंस हो सकते हैं डेथ की तरफ जाने में। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो उसमें हमारे डेथ के या डेथ सर्कमस्टेंसेस कम आ सकते हैं, मतलब वो रिस्क फैक्टर डिजीज़ कम आ सकती हैं। इसी तरह जैसे कुछ हम पहले ट्रेडिशनल मेडिकल मॉडल्स पे फोकस करते थे जो हम डिजीज़ को ट्रीटमेंट के लिए इसी तरह मतलब ये चीज़ें लाइफ के साथ चलती आ रही हैं। पहले ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल होते थे, अब डॉक्टर मतलब पहले हकीम वगैरह होते थे इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए, अब वो सारा मॉडर्निज्म आ गई है, मशीनरीज इस तरह का निज़ाम आ गया है। तो अगर हम देखें लाइफ स्पेन हेल्थ साइकोलॉजी का जो बेसिस एम्फेसिस है वो प्रिवेंशन पे है, हेल्थ प्रमोशन पे है और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेल बीइंग पर है कि हम हर डेवलपमेंटल स्टेज के साथ इस चीज़ को किस तरह ऑप्टिमाइज़ करते हैं वेल बीइंग को क्रॉस देयर लाइफ स्पेन। हमारे पास जो पुराने थेरेटिकल्स फाउंडेशन है मॉडल्स के, वो कौन कौन से। सबसे पहले हमारे पास है बायोइकोलॉजिकल मॉडल, जिसको हमें बर्नर ने दिया था। इसने कहा था जो हेल्थ होती है ना उसको नेस्टेड इन्वायरमेंट जो होता है ना, सिस्टम होता है वो शेप करता है। उसके अंदर उस नेस्टेड में ये बायोलॉजिकल टर्म है, इसने कहा था उसमें कुछ माइक्रो माइक्रो कहते हैं बड़े एलिमेंट्स हो सकते हैं, मीज़ो और एक्सो जो होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल टर्म के लिए यूज़ होते हैं, और माइक्रो जो होता है वो बिग बिग के लिए इस्तेमाल। यहाँ पे दो वर्ड आप लोग देख रहे होगे, एक है मैक्रो और दूसरा है माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है छोटे और माइक्रो का मतलब होता है बड़े। तो ये दोनों एलिमेंट्स की बात हो रही है कि हमारी जो बॉडी होती है ना, छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलकर बने होते हैं। उसमें माइक्रो एलिमेंट्स भी होते हैं, मैक्रो भी होते हैं, और एक्सोडर्म और मीजोडर्म और मतलब इस तरह के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। और इसके बाद है क्रोनो सिस्टम जो कहते हैं, जो हमारा पूरा सिस्टम है जिसको मेंटेन करने के लिए हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम काम कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो थेरेटिकल मॉडल दिया था वो था लाइफ कोर्स थ्योरी का। लाइफ कोर्स थ्योरी क्या होती है कि कहते हैं अर्ली एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना वो क्रिएट करते हैं टेराजेक्ट्रिन्स, और वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी हेल्थ आउटकम्स पे। जैसे पोलियो है, हम उसकी वैक्सीन स्टार्ट में ही लगवा लेते हैं। उसका पूरा एक कोर्स होता है पोलियो का कि 2 साल तक 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं ताकि वो जो पूरे लाइफ स्पेन में वो बीमारी दोबारा अटैक ना करे बॉडी पे। तो ये अर्ली ट्रीटमेंट्स जो होते हैं ना उनको कहते हैं कि पहले उनको ट्रीट कर लिया जाए ताकि बाद में उस पर हेल्थ आउटकम्स पे उनका इन्फ्लुएंस ना आए। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसैक्शनल मॉडल। ट्रांसैक्शनल मॉडल क्या होता है, इसमें कहते हैं इंडिविजुअल जो एक्टिवली शेप करते हैं और शेप करते हैं अपने बिहेवियर को, और वही बिहेवियर उनके हेल्थ ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम हेल्दी खाना खाएंगे तो उसका हमारी हेल्थ पे ये असर पड़ेगा कि हम डिजीज़ से बचते रहेंगे और हमें डिजीज़ फैक्टर्स कम होंगे। इसी तरह हम एक्सरसाइज वगैरह मेडिटेशन वगैरह हम अपनाएंगे। ये हमारे पास कुछ मॉडल्स थे जो हमारे की फाउंडेशंस है। उसके बाद हमारे पास है डेवलपमेंटल कंसिडरेशंस इन हेल्थ बिहेवियर, कि हमारा हेल्थ बिहेवियर में डेवलपमेंटल कंसिडरेशंस क्या हो सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट है उसमें चाइल्डहुड। अब हम हर डेवलपमेंटल स्टेज को वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास चाइल्डहुड आ जाता है। चाइल्डहुड में हमारे पास 0 से लेकर 12 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनकी सारी हम देखेंगे उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेज है वो स्टार्टिंग मतलब बर्थ से लेकर 12 ईयर्स तक की है। तो बर्थ में सबसे पहले आ जाता है बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज़, कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो इमेच्योर होता है, ठीक है, उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल डेवलप नहीं होता। तो उसको डेवलप करने के लिए उस बॉडी को उसके इम्यून सिस्टम को तो उसे वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा देखभाल प्रोटोकॉल मतलब देखभाल की ज़रूरत होती है। इसी तरह जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है तो उसका जो ब्रेन होता है रैपिडली वो डेवलपमेंट हो रही होती है उसके अंदर। तो उसको जब डेवलपमेंट हो रही होती है ना तो उसके साथ साथ जो उनका इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है, क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी डेवलपमेंट में वेस्ट कर रहा होता है। इस वजह से बच्चों पर ना बीमारियों का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। उसके बाद है ये जो स्टेज होती है काफ़ी क्रिटिकल होती है बच्चों की, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक प्रोग्रामिंग हो रही होती है, बच्चों की डेवलपमेंट फुली बॉडी डेवलपमेंट की तरफ जा रही होती है। ख़ास तौर पे फर्स्ट 2 ईयर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट ये बच्चे क्या चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, इनके अंदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल, कि यहाँ पे जो लोकस ऑफ कंट्रोल क्या क्या हो सकता है। यहाँ जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए बिलीफ सिस्टम ये होता है कि जो हेल्थ आउटकम्स होते हैं ना वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं,
ठीक है। अगर हम उनको जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, गर्मी सर्दी उनसे बचाएं तो उससे हेल्थ आउटकम्स अच्छे आ सकते हैं। जैसे हम अगर गर्मी से बच्चों को महफूज रखेंगे तो उससे और बच्चों को टेम्परेचर वगैरह का मसला नहीं होगा या डिहाइड्रेशन नहीं होगी। इसी तरह अगर सर्दी से बचाएंगे तो उससे फ्लू, टेम्परेचर वगैरह का ख़तरा नहीं होगा। तो इस तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो चांसेस जो होते हैं वो इन्वायरमेंटल नहीं होते, वो बल्कि हेल्थ पे मतलब हेल्थी लाइफस्टाइल के ऊपर होते हैं। उसके बाद हमारे पास है कॉग्निटिव डेवलपमेंटल लिमिटेशंस, कि इस स्टेज में डेवलपमेंटल लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। देखिए, प्री ऑपरेशनल थिंकिंग अगर हम देखें तो ये 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं अब्स्ट्रैक्ट हेल्थ कंसेप्ट में। अब्स्ट्रैक्ट हेल्थ कंसेप्ट क्या होते हैं, ये जैसे लॉजिकली सोचना, हर चीज़ को लॉजिकली लेते हैं वो लोग, कि किस तरह वो चीज़ें काम कर रही हैं, किस तरह उनका कंसेप्ट जो होता है वो लॉजिकल साइड पे ज़्यादा होता है। और वो कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग जो 7 से 11 साल के बच्चे होते हैं ना, वो कंक्रीट में वो चीज़ें समझ जाते हैं कि ये प्रोसेस ये है, इसकी रीज़न ये है, मतलब रीज़न के तहत काम करता है। अगर किसी चीज़ की रीज़न नहीं होगी तो उस चीज़ को वो नहीं मानेंगे। तो वो लॉजिकल होते हैं, वो कॉज और इफेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको समझ में आ जाती हैं कौन सी चीज़ हेल्थ पे इफेक्ट डालती है, कौन सी नहीं डालती। उसके बाद हमारे पास है फियर और एंजाइटी। इस स्टेज में जो बच्चों की प्ले ग्रुप वाली स्टेज होती है, इसमें बच्चा ना बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड होता है, उसको हर चीज़ के लिए पेरेंट्स मना करते हैं। तो उनके अंदर इस चीज़ से ना फियर और एंजाइटी आ जाती है कि ना वो ट्रिगर करती है वो चीज़। अगर वो उनको पहले उसकी हिस्ट्री रह चुकी है, जैसे अगर कोई बच्चा गर्म चीज़ को हाथ लगा लेता है तो उसका हाथ जल जाता है, तो वो नेक्स्ट टाइम किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से डरेगा। वो उनके अंदर फियर आ जाता है। तो इसको फियर जो होता है ये मेडिकल प्रोसीजर्स में भी आ जाता है, कि उस स्ट्रेस को कम करने के लिए बच्चों को प्ले थेरेपीज़ दी जाती हैं ताकि वो उस स्ट्रेस को, उस कंडीशन को ओवरकम कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास सोशल इन्फ्लुएंस आ जाते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है। सबसे पहले ये हम बच्चों की डेवलपमेंट की बात करें तो पेरेंटल मॉडलिंग बहुत अहम होती है। जैसे बच्चे माँ बाप को देखते हैं, वही चीज़ वो ऑब्जर्व करते हैं और वही अपने हेल्दी बिहेवियर अगर उनका होगा तो इसका मतलब है हेल्दी बिहेवियर के अंदर पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर पेरेंट्स अच्छा उनको बच्चों को प्रेजेंट करते हैं, बिहेवियर मॉडल अच्छा उनको देते हैं, तो वो बच्चे भी उसको इमिटेट करते हैं और उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इसको हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं। तो अगर पेरेंट्स एक दूसरे के साथ अच्छे बिहेवियर रखते हैं तो मोस्ट लाइकली चांसेस है बच्चों के बिहेवियर भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। उसके बाद हमारे पास इसी ऑब्जर्वेशन लर्निंग के अंदर मेंडोरा की सोशल लर्निंग थ्योरी भी आ जाती है। उसके बाद हमारे पास है फैमिली हेल्थ क्लाइमेट। मतलब हमारी फैमिली का माहौल कैसा है जो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ रहा है। अगर जो फैमिली होगी वो नॉर्मल न्यूट्रिशनल डाइट लेती है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करती है और इलनेस रिस्पॉन्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है, तो वो फैमिलीज़ ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मतलब उस चीज़ के कि उनका जो बच्चा है वो अच्छी चीज़ें सीख रहा है, अच्छी चीज़ें खा रहा है, उनको उस चीज़ का कंसर्न होता है बनिस्बत उन फैमिलीज़ की जो इस चीज़ को फोकस नहीं करती। उसके बाद हमारे पास है स्कूल इन्वायरमेंट। तो जब इन बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको सिर्फ सर्टिफिकेट देना स्कूल की पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको एजुकेट करना, उनको फर्दर लाइफ में कैसे गुजारनी है उसका नॉलेज देना। तो इसको हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, इनमें कैफेटेरिया ऑफरिंग्स जो होती हैं ना उनको असेस करती हैं पॉलिसीज़ को, मतलब पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि बच्चों को हेल्थ केयर टेक्निक्स किस तरह सिखाई जाएँ। उसके बाद हमारे पास हेल्थ इश्यूज़, जो इतने छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं स्टेज के अंदर। सबसे पहले हमारे पास ओबेसिटी है, चाइल्डहुड ओबेसिटी। जो कुछ बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, काफ़ी हेल्दी होते हैं, उनको कोई ना कोई फिजिकल बीमारी होती है, अस्थमा भी हो सकता है, डायबिटिक भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं उनको स्टार्ट से ही। ओबेसिटी जो होती है वो सबसे मेन प्रॉब्लम है इस वक्त जो बच्चे बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। ये ग्लोबली बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली और मेटाबॉलिक कंसिक्वेंसेस की वजह से हो रहा है। मतलब उनका ना मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो डाइजेशन करने का जो प्रोसेस है वो स्लो होता है। जब डाइजेशन स्लो होती है तो हमारी पूरी खुराक डाइजेस्ट हो नहीं पाती। उससे जो फैट हमारे बॉडी के होते हैं वो डाइजेशन नहीं होते, बल्कि फैट्स की शक्ल में डिपॉजिट हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और उससे हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और दूसरा हमारे पास है वैक्सीनेशन जो होती है ना, उनके अंदर बच्चों को सही तरह वैक्सीनेशन नहीं करवाई जाती, हेजिटेट होते हैं। जैसे पोलियो के कतरे बहुत से लोग नहीं पिलाते, तो उनकी वजह से भी फर्दर बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है पोलियो की। तो उसके बाद हमारे पास क्रोनिक कंडीशंस मैनेजमेंट, जैसे बच्चों को जैसे अस्थमा है, डायबिटिक बच्चे हैं, तो उनको किस तरह मैनेज किया जा रहा है उनकी, क्योंकि चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है बच्चों को। उसके बाद है डेंटल हेल्थ है, ओरल हाइजीन हैबिट्स हैं, इनको किस तरह मेंटेन किया जाता है बच्चों की। ये वो बेसिक इश्यूज़ हैं बच्चे जो फेस करते हैं, जो 0 से लेकर 12 ईयर तक के बच्चे होते हैं। ज़्यादातर ये बड़े बच्चों की ही हेल्थ कंसर्न है।
उसके बाद इनकी इंटरवेंशंस और स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती हैं कि हम इनको कंट्रोल कर सकें इस तरह। सबसे पहले हमारे पास बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि ना बच्चों के और पेरेंट्स की ना हेल्थ केयर बिहेवियर के एग्रीमेंट्स कराए जाएँ। सिंपल होने चाहिए कि वो बच्चों के साथ किस तरह बिहेवियर रखते हैं, तो उसको बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद गेमिफिकेशन की जाए कि बच्चों को ना गेम्स के ज़रिए ऐसे एलिमेंट्स बिहेवियर के साथ एंगेज किया जाए जो हेल्दी हो, तो उनको हेल्थ को प्रमोट करे। उसके बाद पेरेंट्स की ट्रेनिंग की जाए कि वो बच्चों के लिए रोल मॉडल किस तरह बने, और वही रोल मॉडल जो होते हैं इन्फोर्सर का काम करते हैं बच्चों के हेल्थ बिहेवियर में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडोलसेंट स्टेज। एडोलसेंट स्टेज जो होती है 12 से 18 साल तक की होती है। इसके अंदर सबसे पहले हम डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्ट्स देख लेते हैं। डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्ट में आ जाते हैं उनकी सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं कि वो आइडेंटिफिकेशन सीखते हैं अपनी, कि उनको आइडेंटिटी की फॉर्मेशन किस तरह, और उन्हीं जब वो अपने आप को या अपने रिलेटेड सब चीज़ों को पहचान लेते हैं, अपनी वर्थ पहचान लेते हैं, सेल्फ वर्थ जो होती है, तो वो इम्पोर्टेंट प्ले करती है रोल उनकी सेल्फ कंसेप्ट के अंदर। अगर उनको अपनी वर्थ पता होगी तो वो अपने आप को एक अच्छा इंसान दूसरों के सामने प्रेजेंट करेंगे, और यहीं से ही उनका बेसिक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है अगर वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो रिस्क टेकिंग प्रॉस्पेरिटी क्या हो सकती है हमारे पास, कहते हैं अंडर डेवलप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कंबाइन विद हाइटेंड रिवॉर्ड सेंसिटिविटी। कहते हैं अगर रिस्क टेकिंग प्रॉस्पेरिटी कब हो सकती है कि ना जब हमारा बच्चों का जो परी बच्चों का प्रीफ्रंटल जो कॉर्टेक्स होता है वो ना हमारे जो अपर टर्म्स हैं, हमारी बॉडी टर्म्स हैं ब्रेन की, उनके साथ कंबाइन हो जाता है, तो वो एरिया सेंसिटिविटी को शो करता है। तो उनके अंदर ना बहुत ज़्यादा वो बच्चे सेंसिटिव हो जाते हैं, बायोलॉजिकली फैक्टर्स के अंदर आ जाती है ये टर्म। और फिर वो ना पीयर इन्फ्लुएंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है। वो ना सोशली एक दूसरे के अपने अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि मैं मेरे इस एज तक मैंने ये करना है, इस एज तक ये करना है जो मेरे साथ वाले लोग कर रहे हैं। तो ये कंपैरिजन उनको आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास है। हेल्थ रिस्क बिहेवियर, सबसे पहले हेल्थ रिस्क बिहेवियर कौन कौन से हो सकता है, कहते हैं सेंसेशन सीकिंग, कि ना लोगों के अंदर ना ड्राइव, मतलब बच्चों के अंदर ये ड्राइव होती है कि वो उनको लोग अच्छे अल्फाज में याद करें, उनको अच्छे नाम से पुकारें। ये वो चीज़ होती है जो उनको मतलब सेक्सुअल बिहेवियर में या अनसेफ सेक्सुअल बिहेवियर में भी काफ़ी हेल्पफुल कर सकती है, मतलब अपने अपोजिट जेंडर की तरफ, क्योंकि इस एज में बच्चे जो होते हैं वो अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक बाइस क्या हो सकता है, कहते हैं बिलीव होता है इट वुड नॉट हैपन टू मी, कि अगर स्मोकिंग रिलेटेड इलनेस या प्रेगनेंसी एंड एक्सीडेंट वगैरह अगर हम इसको देखें कि ये काश ये मेरे साथ नहीं होता, मतलब इस तरह के बिलीव्स जो होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक बाइस के अंदर आ जाते हैं कि हम ऑप्टिमिज्म किसको कहते हैं, मतलब सेल्फ बिलीव को कहते हैं ना ऑप्टिमिज्म। तो हमारे अंदर ऑप्टिमिज्म को, सेल्फ बिलीव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो चीज़ हमारे साथ हो नहीं हो सकती, इस तरह की चीज़ें। तो ये मतलब कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। स्मोकिंग रिलेटेड इलनेस या प्रेगनेंसी एक्सीडेंट, मतलब इसलिए इन चीज़ों को हम नहीं मानते बाज़ औक़ात, ये उस बाइसनेस में आ जाती है। उसके बाद हमारे पास है टेम्पोरल डिस्काउंटिंग। टेम्पोरल आपको पता है हमारी लूप्स हैं, जो ब्रेन लूप्स हैं, उनके अंदर ना इमीडिएट रिवॉर्ड ओवर लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स मतलब डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, कि हमारा भी ब्रेन इस तरह के मैसेजेस देना शुरू हो जाते हैं जो हमारे ब्रेन में सेव हो जाते हैं, कि वो और बाद में वही हमें रिवॉर्ड की सूरत में मिलते हैं। मतलब हमें ना किसी चीज़ का अगर हमने एक ठान लिया कि ये चीज़ हमने करनी है, तो वो लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स में हमें काफ़ी काफ़ी बेनिफिट देती है, क्योंकि हम फिर उस काम की तरफ अच्छे तरीके से करते हैं, उसको लगन के साथ करते हैं, तो एट द एंड हमें उसका रिवॉर्ड में मिलता है। उसके बाद हमारे पास है प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले सेल्फ एफिकेसी आ जाता है, कि रेजिस्ट करना पीयर प्रेशर्स में, कि अपना उनका बिलीफ सिस्टम होता है कि जो पीयर प्रेशर है, जैसे फ्रेंड्स का सर्कल है या बच्चों का आपस में है, बहन भाइयों का, उस प्रेशर में किस तरह अपने आप को रेजिस्ट करना है। फ्यूचर ओरिएंटेशंस हैं कि इमेजिन करना है लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को, कि हमने फ्यूचर में ये बनना है, अगर हम ये वाला प्रोफेशन चूज़ करेंगे तो इससे ये वाले रिजल्ट हमें मिल सकते हैं, इस तरह की वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। उसके बाद इमोशनल रेगुलेशन है, उसमें स्किल्स आ जाती हैं हमारी, कि हम अपने स्ट्रेस को किस तरह मैनेज करते हैं, मैल अडेप्टिव कॉपिंग ना अपनाते हुए, मतलब नेगेटिव बिहेवियर को ना अपनाते हुए हम स्ट्रेस को किस तरह मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास सोशल इन्फ्लुएंस आ जाते हैं, उसमें पीयर नेटवर्किंग से, मतलब आपस में रिलेशनशिप किस तरह रख रहे हैं। सोशल मीडिया का यूज़ है कि बॉडी सोशल मीडिया जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस एज के बच्चों की लाइफ के अंदर। वो बाज़ औक़ात हमें मिसगाइड भी कर रही होती है, मिस इन्फॉर्मेशन भी दे रही होती है स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न के बारे में, और बाज़ औक़ात वो हमें हेल्प भी कर रही होती है, जैसे योगा मेडिटेशन की सूरत में जो हमें ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं। इसी तरह फैमिली डायनामिक्स है,
अगर हमारी फैमिली इफ़ेक्ट कर रही है इन चीज़ों क्रोनिक कंडीशंस पे, जैसे हेल्थ इश्यूज़ आ गए हैं, डिजीज़ेज़ आ गए हैं, तो वो फैमिलीज़ काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती हैं, तो उसमें एडहेरेंस और ये बहुत कम होती है, बच्चों को टाइम देना और उनकी बातें सुनना, तो इस तरह बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ जाता है उस चीज़ का। उसके बाद हमारे पास है हेल्थ इश्यूज़। इस स्टेज में हेल्थ इश्यूज़ क्या-क्या हो सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास है मेंटल हेल्थ क्राइसिस। उसमें डिप्रेशन, एंग्जायटी, सेल्फ हार्म, सुसाइड रेट इंक्रीजिंग ग्लोबली, ठीक है? ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ग्लोबली अगर आप रिसर्च करके देखें तो बहुत ज़्यादा होती हैं इन स्टेज के बच्चों में। और फिर उसकी वजह से वो क्या करते हैं, सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, जैसे निकोटीन, अल्कोहल, कैनबिस और वेपिंग और स्मोकिंग वगैरह, ठीक है? और इस एज में बहुत ज़्यादा उनको रिस्क फैक्टर होता है ईटिंग डिसऑर्डर्स का भी, जिसको हम उसमें से जो कॉमन हमारे पास ईटिंग डिसऑर्डर है, बॉडी डिस्मॉर्फिया, मतलब अपने आप को आईने में देखना, और वो होते कमज़ोर हैं और अपने आप को मोटा मोटा फील करते हैं, जो दूसरे उनको कहते हैं उस बात को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं, और उससे फिर वो खाना पीना छोड़ देते हैं, फिर उनको रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं बीमारियों के। उसके बाद है हमारे पास स्लीप डेप्रिवेशन। ये कहते हैं इस एज में जो बच्चे होते हैं ना, मोबाइल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो वो सोना स्लीप साइकिल उनकी नहीं बनी हुई होती सही, तो वो बाद में उनको क्रोनिक टाइप, मतलब शुरू में तो उनको ये फील नहीं होता, लेकिन बाद में जैसे जैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ती है तो उनको स्लीप प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, जो उनकी सेल्फ पे काफ़ी ज़्यादा हार्म इफ़ेक्ट्स डालती हैं। उसके बाद उनकी जो सेक्सुअल हेल्थ होती है और कंट्रासेप्शन होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं उनके अनहेल्दी बिहेवियर की वजह से। अब इनकी स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए, इनकी इंटरवेंशंस क्या होनी चाहिए, इनको ठीक करने वाली कुछ है हमारे पास। इनको मोटिवेशन देनी चाहिए, इनको पीयर एजुकेशन देनी चाहिए, स्कूल बेस्ड प्रोग्राम इनके लिए करवाने चाहिए, जिसमें उनको कंप्रहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन दी जाए, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स इनको करवाई जाएँ, डिजिटल इंटरवेंशंस दी जाएँ, जैसे बच्चे फ़ोन इन पे ज़्यादा होते हैं तो उनको कि जैसे स्मोकिंग है उसके साइड इफ़ेक्ट बताए जाएँ, उनको किस तरह छोड़ना है, तो इस तरह की चीज़ें इस एज में बच्चों को कराई जाती हैं, तो वो काफ़ी हद तक अपने नॉर्मल हेल्थ की तरफ वापस आ सकते हैं। ये हमारा हाफ़ चैप्टर है, इंशाल्लाह कल हम हाफ़ पढ़ेंगे।